देखिए, जो पीड़ित है वही पीड़ित है को देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट डालने से रोका गया, उनके वोटों को काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जोड़ दिया गया। संजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका चहेता न्यूज चैनल लाइव न्यूज एक्स। लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आज अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व स्पोक पर्सन अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत चर्चा शुरू करें। इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा बेहद गर्म है। आपके नेता संसद की सदन पर से लेकर के और वहां के परिसर तक में कहीं न कहीं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी और राहुल बिहार में बीजेपी की नाक में दम करके रखा है। क्या है पूरा मामला, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं आप बीजेपी को और चुनाव आयोग को? देखिए, हमने तो बीजेपी से कुछ कहा ही नहीं। हमने तो चुनाव आयोग पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा और उन्होंने पहले भी हमने हलफनामा दिया हुआ, एफिडेविट दिया हुआ है। 18,000 वोट चोरी जो हुई हैं उसके लिए हमने दिया हुआ था। हमने कई सीट इस वोट चोरी की वजह से हम हार गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब लोकतंत्र ही खतरे में आ गया, चुनाव आयोग अगर बी टीम बन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेगी, लोकतंत्र की हत्या करेगी, तो देश का एक एक व्यक्ति जो गर्वान्वित महसूस करता है अपने आप को वोट डालने के बाद, आखिर वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस नहीं करेगा। हम भी इस बात को कहते हैं कि अपनी पहचान स्वयं, अपनी पहचान खुद बनाएं और अपने घर के पते को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। किसी एक पते पर आप देखते हैं कि 4 मेंबर होते हैं, लेकिन उसकी जगह पे वोट आधार कार्ड जो सरकारी आईडी होती हैं वो 12-12 निकल रही होती हैं, 15-15 निकल रही होती हैं। हमने हलफनामा दिया हुआ है, लोग आ करके बाकायदा उन्होंने शपथ पत्र दिए हुए इस चीज़ के। तो हमारा प्रश्न तो बाकायदा चुनाव आयोग से है कि वो आखिर जब हलफनामा मांग रहे हैं, एफिडेविट मांग रहे हैं, तो वो आखिर इसका जवाब दे क्यों नहीं रहे हैं, बच क्यों रहे हैं, जवाब देते क्यों नहीं हैं? लगातार आयोग ने अभी रिप्लाई किया है आप लोगों पर कि पूरी शिकायतें उनको केवल 8,000 प्राप्त हुई हैं और बूथवार जो प्राप्त हुई हैं उन पर जो आपके हलफनामे हैं वो स्कैन कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी नहीं दी है आप लोगों ने। मैं देखिए, जो मानक है उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे और बाकायदा इसका प्रश्न तो उनको मांगना चाहिए, डीएम से। ये तो अब चुनाव आयोग और डीएम के बीच की बात होगी, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच की बात हो गई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितनी सारी रिसीविंग भी दिखाई है, इस बात को हम सब लोगों ने डॉक्यूमेंटेड किया है। तो यह तो एक तरफ डीएम बोल रहे हैं कि हमारे पास सभी चीज़ें रिसीव हो गई हैं, हमने उन चीज़ों को दिया भी हुआ है। तो चुनाव आयोग डीएम से सवाल जवाब करे, जो अधिकारी है उससे सवाल जवाब करेगा ना, क्योंकि मुखिया तो डीएम ही है और हमने मानक के अनुरूप काम किया है, तो हम जवाब मांगने के अधिकारी हैं। बिल्कुल। तो डीएम के जो जवाब पहुंच रहे हैं, क्या आयोग संतुष्ट नहीं है या आप लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे? ये तो आयोग और डीएम के बीच की बात है। हम तो सिर्फ अपना बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, जनता के हकों की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति गर्वान्वित महसूस करता था वो आज ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इसका जवाब देगा कौन? भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट डालने से रोका गया, उनके वोटों को काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जोड़ दिया गया। आपने देखा, आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव था तो उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था। एक ही बच्चा अपना वीडियो वायरल उसने किया था, 7-7, 8-8 वोट डाले, एक नहीं कई सारे वोट डाले। तो आखिर इस पर जवाब कौन देगा? क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई कार्यवाही की गई या उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की गई? चुनाव आयोग ने क्या कोई जवाब मांगा? नहीं मांगा। आखिर क्यों नहीं मांगा? इसके बारे में चुनाव आयोग को स्वयं सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र की हत्या आखिर कब तक करते रहेंगे आप? असीम अरूर का एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही आपके मुखिया पार्टी के अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने भी सवाल उठाए, लेकिन सवाल उन्होंने उठाया पर आरोप आप लोगों पे लगाया। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोपों का साक्ष्य क्या है, इस बात को देखना पड़ेगा। आप इस परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरे प्रारूप में देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि हमारे इतने वोट चोरी हुए, इतने वोट काट दिए गए, तो उनका जवाब समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी से नहीं था। उनको तो बाकायदा चुनाव आयोग से बात करनी चाहिए थी। इसके लिए प्रहार उनके ऊपर होना चाहिए था, उनका प्रश्न उनसे होना चाहिए था। इसमें कोई विपक्षी दल उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जिम्मेदारी
प्रारूप जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर है कि किस तरीके से वो वोट देखती है, मैनेज कैसे कर रहा है, लोगों को गर्वान्वित होने का मौका दे रही है वो। लेकिन अगर आज लोग, मैं पुनः अपनी बात पे कायम हूँ कि आज लोग अगर ठगे से महसूस करेंगे तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हाँ, तो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में, आपके नेता कब बिहार जा रहे हैं? नहीं, जल्द ही बिहार भी जाएंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जहाँ पे ज़रूरत जिसकी जैसी है उसके हिसाब से। हमने तो इस बात को कह रखा है कि हमारा तो पूर्ण समर्थन बिहार में तेजस्वी जी को है और बाकायदा कांग्रेस के साथ हम लोग इंडिया घटक दल के साथ ही हैं और मजबूती के साथ चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 2027 में चुनाव है तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जनता जनार्दन और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। बिहार की बात करें तो यूपी आते हैं। लगातार पीडीए की पंचायतों को लेकर के सत्ता पक्ष का जो है आप पर तंज रहता है कि ये भी जो है प्राइवेट पार्टी है, तमाम प्रकार के फार्मूले बताते हैं, लेकिन पीडीए की जमीन में हकीकत क्या चल रही है? देखिए, जो पीड़ित है वही पीडीए है। आपने देखा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीते दिनों, उसमें एक ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति वो फूट फूट करके रो रहा था। उसने अपनी बात कही, अपनी बातों को बताई, तो क्या ब्राह्मण पीडीए में नहीं? जो पीड़ित है वही, सबसे अहम चीज़ तो जो पीड़ित है वही पीडीए है। अगर आप पीड़ित होंगे तो आप भी पीडीए में आएंगे। मैं पीड़ित हूं तो क्या मैं पीडीए में नहीं? जो अपनी हकों के आवाज़ को उठाने के लिए बात करता है वही पीडीए है। आखिर जब न्याय नहीं मिलता है तो हम किसके पास जाते हैं? हम या तो नेता के पास जाएंगे, या तो पुलिस के पास जाएंगे, या तो हम न्यायालय के पास जाएंगे। लेकिन अगर तीनों जगह से नहीं मिलेगा तो किसकी बात सुनी जाएगी? हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बयानबाजी तो खूब की, आंकड़े भी खूब दिखाए, लेकिन वास्तविकता क्या है हम सब ने देखा। 10-90 की जो समाजवादी पार्टी की देन थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10-90 दिया था, उसमें सोचिए कि जब एक तरफ स्वयं मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि महिलाओं को किसी भी समय वो निकल सकती हैं घर से बाहर, लेकिन 10-90 की महिला अधिकारी को जो रात में 12 बजे स्वयं के लिए पुलिस बुलानी पड़े, तो आप समझिए तो उसकी हालत क्या होगा, उस प्रदेश की हालत क्या है। एक तरफ आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन आप नित्य नए दिन आयाम खड़ी कर रहे हैं, कहीं हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। आखिर आप किसकी बात करना चाहते हैं? प्रदेश को ले किस ओर जाना चाहते हैं? प्रदेश में आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए कहीं पे भी कोई काम हो। हाँ, एक चीज़ मैं कहता हूँ और बड़े गर्वान्वित होकर के कहता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा किसी ने काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है कि करोड़ों रुपए से पुल बनाया, वो 1 महीने पे भी नहीं चला। करोड़ों अरबों रुपए के मानक से तय करके प्रधानमंत्री जी से इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप जा करके देखिए, पहली बारिश में ही वो बह गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप ले लीजिए, हम सब ने देखा। कौन सी बात करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज इतनी हताश और निराश है कि उसके पास अपने काम को गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, और तभी मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश में जा करके विकास की गाथा बताने की जगह पे कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों का उपयोग करते दिखते हैं। लेकिन इस नारे का उन्हें फायदा कहीं ना कहीं मिला है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के इस नारे का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में, अपने मंचों से उन्होंने किया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे वो वाकया भी याद आ गया कि प्रधानमंत्री जी के जम्मू का जब दौरा था, जब जम्मू में चुनाव थे, कश्मीर में जब चुनाव थे, हम सब ने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे दिए उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? जो एक आतंकवादी संगठन की महिला थी उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बना करके उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया। स्वयं प्रधानमंत्री जिस समय संबोधन करने के लिए गए थे वहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आतंकवादी संगठन का व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था। आखिर बताना क्या चाहते हैं? स्वयं आतंकवादी संगठन का व्यक्ति वहाँ से, उसको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया गया और वो चुनाव बुरी तरीके से जनता जनार्दन ने उसको हरा दिया। जनता जानती है, सब देख रही है। तो आप किस रूप में बात करें? जिसने हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की,
वो आज कौन सी बात करना चाहेंगे? इसीलिए वो राय देते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। आखिर आप लोगों को जोड़ने का काम क्यों नहीं करते हैं? आज आपसे लोग जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? लोग अलग क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से। अच्छा, 2017 में जब सरकार बीजेपी की प्रदेश में आई तो कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा बना करके आई और कानून व्यवस्था के मुद्दे को उन्होंने खूब तूल दिया। लेकिन अगर बात करें, आज 8 साल हो रहे हैं इस गवर्नमेंट के, आप किस तरीके से इस सरकार की कानून व्यवस्था को देख रहे हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि कानून व्यवस्था अब पूरी तरीके से पटरी पर है। देखिए, अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो किताबी आंकड़े कुछ भी कहे जा सकते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी तो मुझे लगता है कि विश्व में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखेंगे, हम कहीं पे न्याय के लिए जाते हैं तो पुलिस से हताश होने के बाद हम जाते हैं न्यायालय में। जिस न्यायालय के अंदर जज साहब के सामने, न्यायमूर्ति के सामने दोपहर में ही, दिन में बाकायदा गोलियां चला दी जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कौन सी न्याय व्यवस्था के बारे में या फिर कौन से सुरक्षा मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं। जहां पे एक पुलिसकर्मी स्वयं के लिए सुरक्षा मांग रहा हो, तो कौन से न्याय व्यवस्था या कौन सी सुरक्षा के बारे में आप बात करेंगे? या कोई भी व्यक्ति, आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि आज के समय में उत्तर प्रदेश की पुलिस एक लुटेरी पुलिस बन गई। कभी ऐसा नहीं था, जो कि जाबाजी का नाम गिनाया जाता है और आज भी हमारे यहाँ जाबाज लोग हैं। लेकिन पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ पुलिसकर्मी एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पे लूट करके अपने पास वापस आए थे। इस खबरें आप ही लोगों ने चलाई, हमने कहीं कुछ नहीं कहा। और एक तरफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा, जहाँ पे उन्होंने मजबूत करने की बात की, जहाँ पे उन्होंने डायल 100 भी चलाया और डायल 100 को और भी आधुनिक तकनीकों से मुहैया कराया ताकि जल्दी सुविधा हो सके, लोगों के पास जल्दी पहुंचा जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा काम किया। उन्होंने 33,333 करोड़ रुपए से उन्होंने 3 थर्मल प्रोजेक्ट लगाए थे, जो बिजली विभाग के लिए काम उन्होंने दिया। उन्होंने किसान बाजार भी दिया, उन्होंने एक्सप्रेस वे दिया, जो आज भी गौरवान्वित होकर के लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराता है। बहुत सारे काम किए, चाहे आप रिवर फ्रंट ले लीजिए, चाहे किसी भी जगह को आप ले लीजिए। आप देखिए कि जनेश्वर मिश्रा पार्क उन्होंने बनवाया, जहाँ पे आज भी लोग जाते हैं। आप देखिए कि बाकायदा इकाना स्टेडियम, जहाँ पे बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, वो कौन देखता है? कौन, किसने काम करवाए? उन्होंने ही करवाए। जेपीसी को आप देख लीजिए, आज उसको बंद करके रखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लखीमपुर की या उन्नाव की या फिर इटावा की, कई जगह की ऐसी प्रणाली है जहाँ पे उन्होंने 3 करोड़ 60 लाख की लागत से एक प्रोजेक्ट दिया था, जहाँ पे 400 घरों को रोशनी दी जा सकती थी। लेकिन आज वो बंद पड़े हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि अब वापस चालू हुए कि नहीं हुए? तो कौन सी सुरक्षा और कौन सी बातें को कहा जा सकता है? बिल्कुल सही। जब सरकार की बात हो रही है तो संजय निषाद का गोरखपुर से एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर चाहती है कि उनसे फायदा उनका नहीं है तो गठबंधन तोड़ ले। क्या लग रहा है कि लड़ाई अभी तक बीजेपी के अंदर अंदर थी, अब सहयोगी दलों से भी शुरू हो गई? देखिए, अगर आप देखेंगे तो संजय निषाद जी का बयान ये कोई नया बयान नहीं है। ये एक बयान, अगर आप इसको देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं। चाहे आप अपना दल का देख लीजिए, कुछ दिन पहले बयान आया था कि अगर गोली मारनी है तो मेरे पैरों में नहीं, मेरे सीने में गोली मारिए। इस तरीके के बयान दे करके कौन क्या बताना चाहता है? ये बताना यही चाहते कि सुरक्षा का मुद्दा कहीं नहीं रह गया है, और ऊपर से प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को असलियत दिखाई जाए और उनको कुछ ना कुछ गेन करने के लिए मौका मिल सके। क्योंकि लेकिन हमें नहीं मालूम कि जिस समय हमारे साथ थे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया, किस वजह से गए वो भी आज तक नहीं पता चला। लेकिन उनका अपना निर्णय, पार्टी उनकी है। उनके बयान को, और मुझे लगता है कि राजभर जी के बयान को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके बयान ऐसे रहते हैं कि जनता भी आज उनके ऊपर भरोसा नहीं करती है। पूजा पाल इन दिनों बड़ी चर्चा में बनी हुई है और लगातार मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात करी, और उनको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य हो, मुख्यमंत्री हो, या पूजा पाल स्वयं, बड़े आरोप आपकी पार्टी पर लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए, पूजा पाल की अगर आप बात करेंगे तो
उनको बाकायदा लाने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जिताने वाले पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने ठगा है। जिसने मान सम्मान सब कुछ दिया, एक पहचान दिया उनको, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर अगर आप चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। अभी उनको जल्द ही उनको बर्खास्त इस वजह से किया गया क्योंकि उनको मौका दिया गया कि आप पार्टी में आइए, अपनी बातों को रखिए और आगे नई जिम्मेदारियां लेकर के संगठन को और मजबूत कीजिए, लोगों के बीच जा कर के काम कीजिए आप। लेकिन अगर आप काम नहीं करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो समाज के लिए काम नहीं कर सकता उसको बाहर का रास्ता दिखाया ही जाना चाहिए। और बाकी आरोप है, निराधार आरोप है। आपने देखा कि कैसे उन्होंने आरोप लगाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो उसका जवाब भी बाकायदा जांच के लिए एक पत्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया हुआ, श्यामलाल जी ने, और गृह मंत्री को भेजा गया है। तो उसके लिए आगे जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसी क्रम में चाहे बात करें राकेश प्रताप सिंह अमेठी, बात करें रायबरेली के जो है आपके विधायक मनोज पांडे, हालांकि आप लोगों ने उनको सस्पेंड किया हुआ है, बयानबाजी उनकी भी थम नहीं रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि उनको पर्याप्त सम्मान वहां मिल पा रहा है? एक शब्द होता है एहसान फरामोश, एक लाइन है एहसान फरामोश। एहसान फरामोश भी बड़ा छोटा पड़ जाता है ऐसे लोगों के लिए। जो लोग कहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कि वो मेरे भाई हैं, मेरे सब कुछ हैं, और आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहते थे कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, इस तरीके से वक्तव्य का इस्तेमाल करते थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता की मलाई चाटने के लिए या अपने निजी हितों को साधने के लिए अगर वो समाजवादी पार्टी पे कोई आघात कर रहे हैं, कोई प्रहार कर रहे हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि वो एहसान फरामोश हैं और 2027 में उनकी असलियत उनको पता भी चल जाएगी। क्या लगता है कि 2027 में उन्हें बीजेपी टिकट देगी? देखिए, इसका जवाब तो वो लोग और भारतीय जनता पार्टी ही दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उनको मुक्त कर दिया कि भाई आप जाएं, मंत्री बनने के लिए आपके अंदर लालसा थी तो हो सकता है वो जल्द ही आपको मंत्री बनाएं, तो इस वजह से उन्होंने तो रास्ता प्रशस्त कर दिया आगे उनके लिए। गुजरात में भी खबर आ रही है कि गुजरात में 10 से ऐसी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं जो बहुत छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उनकी फंडिंग जो है वो बहुत बड़ी उन पर हो रही है। उस फंडिंग को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विश्व की सबसे पूंजीपति वाली अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे तकरीबन अगर पूरे भारत से देखे जाएंगे तो 600 जिलों में बाकायदा 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिले के कार्यालय बनवाए। आखिर इतना फंड आया कैसे? आप सब ने देखा कि जब फंडिंग की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक फंड मिला। किसने दिया, कहाँ से आया? वो फंड ब्लैक मनी था कि क्या था, उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। हर किसी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, क्या भारतीय जनता पार्टी दिखा सका? दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कि जितने भी लोग थे, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हुआ हो, चाहे एमपी चुनाव हुआ हो, चाहे कहीं पे भी रहा हो, नोट बांटते हुए पकड़े गए और लाखों करोड़ों रुपए पकड़े गए। क्या उनके पास कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या ईडी का छापा पड़ा? और बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को बताना चाहिए कि जिनके ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ कहा कि ये इतने अरबों रुपए के आरोपी हैं, इतने घोटाले इन्होंने किए हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, कि अपने पास वापस अपने खाइमे में लाने की? इसके बारे में भी फंडिंग के लिए कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ेगा। जनता जनार्दन है, सब देख रही है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मुंह की खानी पड़ेगी और वापस से गुजरात भेजने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। आप लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला, केवल एक ही जाति की सरकार चल रही है पूरे प्रदेश में। आए दिन आप लोग आरोप लगाते हैं, आखिरकार कुछ आपके पास प्रमाण ऐसे हैं कि किसी को सम्मान नहीं मिला? जबकि ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम है, दिनेश शर्मा राज्यसभा बना दिए गए,
फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जा रहा इस पार्टी में। आपको सिंह साहब, आपको याद होगा कि अजय मिश्रा टेनी जी थे, ये भी लास्ट टर्म की बात थी, जहाँ पे उन्होंने एक भरे समाज में एक शुक्ला बंधु थे, उनको कहा था कि तुम लोग गद्दार हो और तुम लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए। तो कौन से सम्मान की बात करना चाहते हैं आप? किसी भी ब्राह्मण वर्ग के पास आप चले जाइए और पूछ लीजिए, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने का कष्ट करे कि किस ब्राह्मण के लिए उन्होंने क्या काम किया है, या ब्राह्मण बिरादरी के लिए क्या काम कर दिया, या किसी भी बिरादरी के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है। जितना सम्मान ब्राह्मणों का या किसी भी वर्ग का स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा, ट्रंप के टैरिफ ने बड़ा संकट बढ़ा दिया है। आज से वो टैरिफ 50% हो गया है, और जिसका असर चाहे चमड़ा व्यवसाय हो या तमाम अन्य व्यवसायों पे पड़ता नजर आ रहा है। आप क्या देखते हैं कि कहाँ पे सरकार का फेल्यूर रहा जिसे ट्रंप नाराज? देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये विदेश नीति की असफलता है, भारत सरकार की असफलता है, क्योंकि जब से स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमाल संभाला है तब से हमारे देश का रुपया टूटता ही गया है और अमेरिकी डॉलर वो बढ़ता ही गया है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री और हमारे देश की ये सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी साख बचाने को छोड़ो, साख बचा भी नहीं पा रहे, उनके लिए कुछ भी कर नहीं पा रहे भारत के लिए। क्योंकि जब आप रुपए की बात के, जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो आप कहते थे कि रुपया और डॉलर जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो बराबर कर दूंगा। तो आज आप सब देख सकते हैं कि जिस समय 86 रुपये के आसपास था, तो आज लगभग 83 रुपये कुछ पैसे के आसपास है रुपये और डॉलर की संभावना है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे फेल्योर है विदेश नीति में, और इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की साख जो डूब रही है और जो देश के ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। जिस समय सरकारें बदलेंगी तो उस समय जवाब मांगा भी जाएगा और जवाब दिया भी जाएगा। खाद को लेकर के सरकार के दावे हैं कि खाद पूरी तरीके से पूर्ण है, खाद के भंडार पूरी तरीके से भरे हुए हैं, लेकिन आप लोग सड़कों पे आके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये आप उनसे पूछिए जो लोग खाद लेने जा रहे हैं, जो हमारे और आपके लिए बाकायदा अन्न उगाने का काम करते हैं, जिन डॉक्टरों के बाद अगर किसी को हम भगवान मानते हैं तो हमारे किसान को मानते हैं, क्योंकि वो अन्नदाता हैं हमारे। आज वही खाद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनको लाठी और डंडों के सहारे भगाया जा रहा है। तो कौन से कृषि प्रधान भारत की बात करते हैं? किसानों की दुर्गति का कारण भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कभी भी उसने किसानों के हित के लिए काम नहीं किया है, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जरूर उन्होंने काम किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर एक क्षेत्र में फेल्योर रहा है और लोगों को ठगने का काम किया है। हम आज भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग को ठगा है और सबसे पहले किसान भाइयों को ठगा है। जिस समय आपको याद होगा कि 50 किलो की बोरी आती थी, 5 किलो हमने कम कर लिया, फिर उसके बाद 5 किलो और कम कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास? इस पे जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। महंगाई की बात आप लोग करते हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। सरकार कह रही है कि यूपी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है और महंगाई अब तो बची नहीं, आम आदमी एकदम खुशहाल हो चुका है। आप लोग चिल्ला रहे हैं कि महंगाई है। नहीं, ठीक बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि महंगाई है कहाँ। पहले जो दूध 40 रुपए में आता था, आज वो 60 रुपए का हो गया। पहले आप पराग का पैकेट वाला दूध लेते थे जो आप 52 रुपए में लेते थे, आज वो 58 रुपए हो गया। जो आप पहले 10 दूध लेते थे उसका अमूल का लेते थे तो वो किसी और रेट पे आज बढ़ गया। तो किस जगह पे महंगाई नहीं है? आप हर जगह, इवन आपने हर एक
खाद्य पदार्थ में भी आपने जीएसटी लगा दिया है, टैक्सेस लगा दिए। आप सोच सकते हैं दूध और दही पे टैक्स कोई ले रहा है? हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ले रही है दूध और दही या खाने पीने वाली चीज़ों पे टैक्स ले रही है। तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है हम आप खुश हैं क्योंकि हमारे आपकी दैनिक नीड है, वो हमारे रोज़मर्रा की नीड है तो हमको पूरी करनी है। तो आज महंगा होगा तब भी हम खाएंगे और महंगा नहीं होगा तब भी हम खाएंगे। लेकिन हम जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्री तो है नहीं जो कह दें कि प्याज बहुत महंगा है। नहीं, प्याज मैं तो खाती ही नहीं हूँ। तो लोगों को, जो व्यक्ति खाता ही नहीं है उसके लिए महंगाई का कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, बिहार का एक वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा तगड़ा स्वागत करते हुए बिहार के लोग नजर आए। इसके पीछे का कुछ रहस्य देख रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हद तो पराकाष्ठा तो ऐसे ही हो जाती है कि भीड़ जुटाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। आपको वो भी याद होगा कि जब गोरखपुर में एक रैली भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी, जुबली इंटर कॉलेज में था, जहां पे लोगों को, बच्चों को 11 बजे ही छुट्टी करवा दी गई और वहां के बच्चों को भीड़ में शामिल कर दिया गया ताकि वहां पे भीड़ दिखे। तो कौन सी भीड़? जनता जनार्दन अपना जवाब मांग रही थी, वो पीछे नहीं भाग रही थी। वो पीछे सिर्फ इसलिए भाग रही थी कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं पे काम क्या किया है ये तो बता दो। आज भी लोगों को मृतकों के परिजन पूछ रहे हैं, उसमें मृतकों के परिजन भी थे कि भाई जो एम्बुलेंस सेवाएं थी, जो सेवाओं देने का आपने आश्वासन दिया था, वादा किया था, आज वो कहाँ पे हैं? इस वजह से वो उनके पीछे भाग रहे थे कि ताकि आप भाग करके जाएंगे कहाँ? अब तो चुनाव आ गए, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि नेताजी की बात ना हो इस पूरे पॉडकास्ट में तो बेईमानी होगी। नेताजी का स्मारक स्थल सैफई में बन रहा है, क्या उस स्मारक स्थल का प्रारूप है और कब तक तैयार हो जाएगा जिससे जो आम समाजवादी हैं या तमाम और युवा पीढ़ी नेताजी और नेताजी के इतिहास को जान सके? देखिए, नेताजी इतने सरल थे और इतने सौम्य स्वभाव के थे, तो मुझे लगता है कि उनकी किताब है, उनको पढ़ना भी चाहिए। और नेताजी के बारे में अगर जानना है तो किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी व्यक्ति के पास निकल जाइए और नेताजी का सिर्फ नाम लेकर के कहेंगे तो वो अपने आप में गर्व से महसूस होकर के कहेगा कि नेताजी इस प्रगति के व्यक्ति थे और शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। क्योंकि अगर नेताजी के स्मारक स्थल की आप बात करेंगे तो अपने आप में एक अद्वितीय काम वहाँ पे हो रहा है और लोगों का प्रेरणा स्थल भी है। और हम समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुत सारे लोग जा करके वहाँ पे प्रेरणा लेने का काम करेंगे ताकि लोग अंदर से मजबूत हों और नेताजी के पगचिह्नों पर आगे बढ़ें ताकि जनता जनार्दन के लिए वो काम कर सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई स्टूडियो पे आने के लिए, और फिर हम लोग मुलाकात करते। तो आपने सुना, बेबाक अंदाज में पूरी तरीके से अपनी बात को रखते हुए अभिषेक जी ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया। बीजेपी अपना पहला संकल्प पत्र उठा के देख ले, दोबारा का जो संकल्प पत्र है वो उठा के देख ले। युवाओं के टैबलेट गायब है, लैपटॉप के वादे गायब है, बिजली फ्री का जो मुद्दा किसानों के लिए था वो भी गायब है। शायद अब 27 में बीजेपी भी गायब नजर आए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।